तो वेलकम बैक बच्चे लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। और इससे पहले आप देख चुके हो कि जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बातें की, और उसके बाद हमने जो लास्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया था, उस टॉपिक के बाद आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का। और आपको ये सारा कंटेंट मटेरियल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे सारे मटेरियल को देख लीजिए। साथ साथ मैंने आपको बोला ही था, अब स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्पेशल न्यूमेरिकल्स की अलग अलग वीडियो भी आपको मिलेंगे, जिसमें नीट, आईआईटी और जो मेंस में भी और एडवांस में भी, और साथ में जो सीबीएसई बोर्ड या नीट कहीं पे भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो सारे आपको मिलेंगे। बस शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि जरूरतमंद तक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए हम बात करते हैं आज चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की। अब तक जो टॉपिक पढ़ा और उसके बाद हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्यों स्टडी कर रहे हैं, वो इसलिए किया जा रहा है ताकि हम इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आता भी है बहुत बार, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, अब तक क्या होता है एक्चुअल में आपको अगर मैं बातें बताऊं तो एक्चुअल में होता क्या है कि हमने कहा था कि चार्ज जो हमेशा डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि अगर एक बॉडी से चार्ज का दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा था, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। ये बताया था किसने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ने। वो वीडियो भी, वो लेक्चर भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको बताया गया था वहां से। अगर किसी को नहीं पता क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, वहां से जाके आप देख लीजिए। तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो एक्चुअल में ये माना गया कि हमेशा चार्ज किसमें, इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होता है, डिस्क्रीट होता है, जैसे कि 1 कूलम चार्ज, 1 ई चार्ज, 2 ई चार्ज, 3 ई चार्ज, ऐसे। बट ये जो नॉर्मल जिंदगी के अंदर ये बातें इम्प्रैक्टिकल है। अब अगर आपको कोई बोल दे कि ये मैंने सीट गिवन है, सपोज कीजिए कि सीट गिवन है, अब इस सीट के ऊपर चार्ज फैला हुआ, अब आपको पता है इसके ऊपर कितना चार्ज फैला हुआ है, आपको नहीं मालूम, ठीक है। तो ऐसा हम हमेशा डील नहीं करते। ये बात सत्य है कि चार्ज डिस्क्रीट होता है और हमेशा इंटीजर में ही ट्रांसफर होता है। बट हमेशा ये समझ लेना कि 1 ई चार्ज, ये मैं ये मानता रहूं कि यहां पे एक चार्ज है और दूसरा चार्ज यहां पे है, और दोनों के बीच क्या है, डिस्टेंस है, फाइंड आउट कर दो फोर्स, तो कर दोगे आप। हमेशा ये बातें ठीक नहीं है, क्योंकि ये चीजें इंप्रैक्टिकल है। अगर हम इसको जनरल देखें, हमारे आसपास की चीजें देखें, तो आपने देखा होगा कहीं सीट बन रही है, कहीं कोई वायर खींच दिया लंबा, कहीं किसी मेटल्स का क्यूब टाइप कोई चीज बना दी गई है। तो वो जनरल लाइफ में काम करते हैं और उन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो जनरल लाइफ के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पे ये बातें नहीं चलती हैं। तो क्या कहता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का बताया गया। सबसे पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा से डिनोट करते हैं। सेकेंड टाइप का बता देगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज, और इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से। और थर्ड टाइप का बता दिया गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको डिनोट करते हैं रो से। बस मैं एक खास बात आपको ये बता दूं कि ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कई बार इसको ना आना और इन चीजों को ना समझना आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव में लेके जाता है, क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट ये स्पोर्ट में होते हैं, हमेशा हेल्प करते हैं। तो उसी प्रकार आपको क्या है, एक स्पोर्टिव का काम करते हैं, दूसरे टॉपिक को समझने का काम करते हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अब सबसे पहले बात करता हूं मैं लीनियर चार्ज की। सबसे पहला बात करते हैं लीनियर चार्ज। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई वायर गिवन है, इस वायर के ऊपर, होल वायर के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे, तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर कंप्लीट चार्ज इंटायर लेंथ ऑफ द वायर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इफ चार्ज इज distributed entire length of वायर की इंटायर लेंथ के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्बडा से स्टूडेंट्स।
किससे डिनोट करते हैं हम इसको? लैम्बडा से। सिंपल सी बात है। अब लैम्बडा जो एक्चुअल में अगर इसको मैथमेटिकली हम लैम्बडा को लिखते हैं तो लैम्बडा क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, चार्ज डिवाइडेड बाय में लेंथ। इसलिए लैम्बडा को डिफाइन करते हैं, लैम्बडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्बडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि चार्ज डिवाइडेड बाय में लेंथ को लैम्बडा के बराबर मानते हैं, ये लिखते हैं लैम्बडा। अब एक्चुअल में लैम्बडा क्या हो गया हमारे पास? चार्ज को तो हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, और लेंथ को हम किससे डिनोट करेंगे? एल से डिनोट करेंगे। अभी अभी हमने क्या किया, हमने ये देखा कि ये कोई एक वायर है और इसके ऊपर ऐसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये टोटल चार्ज यहां पे किसके बराबर था? क्यू, यानी कि हमने क्यू चार्ज लिया और पूरी लेंथ के ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं, देखिए, और उस छोटे से टुकड़े का चार्ज कितना है? डी क्यू है, और उस छोटे से टुकड़े की लेंथ कितनी है? डीएल। और मुझे कह दे इससे आर डिस्टेंस के ऊपर एक पी पॉइंट मान लिया और इस पी पॉइंट के ऊपर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। यहां पे क्या फाइंड आउट करो? फोर्स फाइंड आउट कर दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, ये पूछना चाह रहा है। अब सीधी सी बात एक है कि अगर एक छोटे से टुकड़े के कारण फोर्स निकालोगे तो फोर्स भी छोटा आएगा, स्मॉल आएगा, दैट इज द डीएफ फोर्स। अगर बड़े टुकड़े के कारण निकालते तो कंप्लीट आता। अब हमने छोटे से टुकड़े के कारण निकाला तो फोर्स भी छोटा आएगा, दैट इज के इंटू क्यू इंटू में डी क्यू डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस कितनी है? आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा, क्योंकि इस क्यू और इस स्मॉल चार्ज डी क्यू के बीच वहां पे कैपिटल क्यू लिख रखा मैंने, तो इसको भी कैपिटल क्यू लिख देते हैं, क्यू इंटू डी क्यू, क्योंकि यहां पे कैपिटल क्यू से डिनोट किया हुआ था। अब मुझे एक बात का पता है कि ये लीनियर चार्ज है, इसलिए यहां पे लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी? अगर ये स्मॉल चार्ज है तो डी क्यू डिवाइडेड बाय में डीएल, स्मॉल लेंथ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां से डी क्यू की वैल्यू निकालूं तो डी क्यू इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा? लैम्बडा इंटू डीएल, दैट इज लैम्बडा इंटू डीएल के बराबर हो जाएगा, दैट इज द स्मॉल फोर्स डीएफ इज इक्वल टू के इंटू क्यू, दैट इज के इंटू क्यू, एंड डी क्यू की वैल्यू कितनी निकाली है? लैम्बडा इंटू डीएल, दैट इज लैम्बडा इंटू डीएल डिवाइडेड बाय में किसका? डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो दिस इज द डीएफ। अब ये क्या है? स्मॉल फोर्स है और हमें तो इस इंटायर लेंथ का फोर्स निकालना है, और इंटायर लेंथ का फोर्स निकालना तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन डीएफ का इंटीग्रेशन कितना? एफ, एंड नेक्स्ट इज के इंटू क्यू इंटू लैम्बडा इंटू डीएल डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर, दैट इज द टोटल फोर्स। अब इसको कहां से कहां तक लेंथ को करना है वो डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। जब न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आ गया, क्वेश्चन आ गया, तो वो सिचुएशन उसके अंदर देखेंगे, बाकी यहां तक हमें करना है। तो इस प्रकार फोर्स हमें किसके कारण? लीनियर चार्ज डेंसिटी का। मतलब जहां पे भी कभी लेंथ के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो किसको इंड्यूस कर देंगे हम? लैम्बडा को। यही दिखाना चाह रहे हैं कि यहां पे किसको इंड्यूस किया हमने? लैम्बडा को, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए ये फिजिक्स के अंदर ऐसा ही काम करता है जैसे मोटिवेशन तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का काम करता है। जैसे आप भी बहुत सारा मोटिवेशन की जरूरत होती है, कई बार क्या होता है कि नंबर कम आ गए, रोने बैठ जाते हो कि सर क्या करें, अब तो हमारे नंबर कम आ गए, पता नहीं हमसे आईआईटी क्लियर हो गया नहीं, नीट क्लियर होगा नहीं। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही आपके नंबर आउट ऑफ आउट आ गए तो हम टीचर्स की क्या जरूरत है, आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, आप तो पहले से ही जीनियस हो फिर तो। इसलिए जब कभी भी आपके नंबर कम आए तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपको क्या दे रहा है? वो आपको एक सीखने का मौका दे रहा है, आपको बता रहा है कि आपने क्या गलतियां की। बस बात इतनी है कि आपके नंबर कम आए तो आप अपनी गलतियां ढूंढिए, त्रुटियां ढूंढिए, कहां पे गलती की है। वो गलती आपने ढूंढ ली, उस पर आपने काम कर लिया, तो इसका मतलब आपका नेक्स्ट टाइम रिजल्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो रिजल्ट को चेंज करने के लिए आपकी गलतियों को ढूंढिए और उसको धुन दीजिए, उसको फोड़ दीजिए, बस काम यही है और कुछ नहीं है, और ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है भाई। मैंने पहले भी बताया था कि 15-16 घंटे इंसानों वाला टाइम टेबल नहीं होता है। वो 2 दिन 4 दिन फॉलो कर सकते हो, वो महीने भर 2 महीने 4 महीने फॉलो नहीं किया जा सकता। एक नॉर्मल टाइम टेबल के साथ कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, बस मिस मत होइए एक दिन भी। आपका 100% सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूं।
सरफेस चार्ज की बात करते हैं। अब सरफेस चार्ज को मैंने पहले ही बताया था, सिग्मा से डिनोट किया जाता है, सिग्मा से डिनोट करते हैं। अगर कंप्लीट, इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड entire sheet, if charge is distributed entire sheet, अगर चार्ज कंप्लीट सीट के ऊपर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज कीजिए कि मैंने एक सीट मान ली, इस सीट के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया, ये कर दिया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब कंप्लीट सीट के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सपोज कीजिए टोटल चार्ज क्या था, क्यू के बराबर। अब हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं, सिग्मा की बात कर रहे हैं, और सिग्मा किसके बराबर है हमारे पास, दूसरे फार्मूले के हिसाब से। ये तो हमने ये बता दिया कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि अगर सारा चार्ज सरफेस इंटायर सीट के सरफेस इंटायर डिस्ट्रीब्यूटेड इंटायर सीट, और उसके किसके ऊपर होना चाहिए, सरफेस के ऊपर होना चाहिए, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो, ठीक है। अब सिग्मा किसके बराबर होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, चार्ज डिवाइडेड बाय माय एरिया, ठीक है। देखिए इससे पहले वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या किया था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे थे, लेंथ की बात कर रहे थे। इस वाले टॉपिक में सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, इसलिए चार्ज डिवाइडेड बाय में एरिया लेंगे। तो सिग्मा इज इक्वल टू में चार्ज डिवाइडेड बाय में एरिया, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय में एरिया को किससे लिख दिया, ए से डिनोट कर दिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू में क्यू डिवाइडेड बाय ए के बराबर। अब हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, जो हमने सीट मानी है, इस सीट का टुकड़ा ले लेते हैं कि सपोज कीजिए टुकड़ा ले लिया, और उस टुकड़े के ऊपर चार्ज कितना है, डी क्यू, इस टुकड़े का एरिया कितना है, डी ए, और कोई कहता है कि इस टुकड़े से आर डिस्टेंस के ऊपर एक पी पॉइंट है और यहां पे क्यू चार्ज रखा है, वहां पे फोर्स फाइंड आउट कीजिए। तो वही, अब स्मॉल टुकड़े की सरफेस चार्ज डेंसिटी डी क्यू डिवाइडेड बाय में डी ए, अगर मुझे यहां से डी क्यू निकालना है तो इट कम्स आउट टू सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए। तो किसके बराबर हो जाएगा डी क्यू, सिग्मा इंटू डी ए के बराबर हो जाएगा। अगर ये बात है तो हम क्या करेंगे, इस सीट के कारण स्मॉल फोर्स निकालेंगे, और स्मॉल फोर्स के अंदर किसका फार्मूला लगाएंगे, हम फार्मूला लगाएंगे कूलम्ब्स लॉ का, दैट इज द के, Q1 is the Q and Q2 is the small charge dQ divided by my distance का स्क्वायर, that is R का स्क्वायर, एंड इस dQ की वैल्यू यहां पुट करेंगे हम, देखिए क्या आएगा, that is dF is equal to में K into Q and dQ is sigma into DA, sigma into DA डिवाइडेड बाय में R का स्क्वायर। बस यहां पे इस डीएफ को निकालने के लिए हमने किसको इंड्यूस कर दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी को। ये शो करना चाहते हैं कि यहां पे सिग्मा में हमें क्या कर दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी को इंड्यूस कर दिया। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, और डीएफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ इज एफ इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन में कौन आएगा, के इंटू क्यू इंटू सिग्मा इंटू डी ए डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर। तो दैट इज द फार्मूला फॉर सीट, सीट के लिए अगर फोर्स फाइंड आउट करना है तो वो इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार हम किसका फाइंड आउट कर सकते हैं, सीट का फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको इसके हैबिचुअल हो गए। अब नेक्स्ट करना हमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं या डेंसिटी भी कहते हैं, डेंसिटी के नाम से जाते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी, दोनों को बातें एक ही होती हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, हम रो से डिनोट करते हैं, और क्या कहते हैं कि इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड होल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब क्यूब के पूरे वॉल्यूम के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे के पूरे वॉल्यूम के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। देखिए अब सपोज कीजिए ये हमने कोई क्यूब ले लिया, क्यूब की बात कर रहे हैं, ये वाला, देखिए ये हमने कोई क्यूब बना दिया है, ठीक है। इस क्यूब के
पूरे उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है, क्यू के बराबर है। अगर इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू के बराबर है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो किसके बराबर हो जाएगी, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू, मैं चार्ज को हम किससे डिनोट करेंगे, क्यू से, और वॉल्यूम को किससे डिनोट करेंगे, वी से। अब इसी प्रकार हमने क्या ले लिया, इसका एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया, सपोज कीजिए इसका छोटा सा टुकड़ा उठा लेंगे हम यहां से। अब देखिए, अब इस वॉल्यूम के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया ये, ठीक है, और इस टुकड़े के ऊपर कितना चार्ज है, डी क्यू, इसका वॉल्यूम कितना है, डीवी के बराबर है, और इससे यहां पे कुछ आर डिस्टेंस के ऊपर एक पी पॉइंट के ऊपर क्यू चार्ज रख दिया और पूछ लिया कि फोर्स बता दो एफ कितना होगा, ये फोर्स की वैल्यू पूछ ली इन्होंने। ठीक है, इस टुकड़े के ऊपर फोर्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है, ये जो टुकड़ा बनाया है। अच्छा, अच्छी तरह से आपको जूम आउट हो गया होगा, इसलिए मैंने इसको जूम आउट किया था। अब इसके कारण जो डेंसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चे लोग, दैट इज द डी क्यू डिवाइडेड बाय माय वॉल्यूम इज डीवी, सो डी क्यू कम्स आउट टू बी ए रो इंटू डीवी के बराबर, रो इंटू डीवी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर आ जाएगी। अब हम इसका क्या करना है, इसके लिए फोर्स फाइंड आउट करना है, तो स्मॉल टुकड़े के लिए तो स्मॉल फोर्स होगा डीएफ, एंड डीएफ इज इक्वल टू मैं के इंटू में Q1 की वैल्यू Q एंड Q2 की जगह DQ डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड DQ की वैल्यू क्या है, रो इंटू डीवी के बराबर, सो DF इज इक्वल टू में K इंटू Q और DQ की जगह रो इंटू डीवी डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अगर कंप्लीट फोर्स को निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन DF का F इंटीग्रेशन में रहेगा K इंटू क्यू इंटू रो इंटू डीवी डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो तीसरी टर्म हमने इंक्लूड कर दी जिसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो यहां पे हमने तीन चीजें दी जिसके अंदर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया है। अगर मैं तीनों को एक ही स्लाइड पे लेके आऊं तो कैसे होगा, देखिए अगर मैं इन सबको एक ही स्लाइड के ऊपर लेके आऊंगा तो कैसे होगा, ये देखिए। अब तो अगर हम तीनों का तीनों डेंसिटीज को एक टर्म में लेके आए, एक स्लाइड पे लेके आऊं, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, एल सी डी, दूसरा लिखते हैं एस सी डी, और तीसरा लिखते हैं वी सी डी। एल सी डी को डिनोट करते हैं लैम्बडा से, जिसको लिखते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, और दूसरा एस सी डी को लिखते हैं सिग्मा से, जिसको लिखते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय में एरिया, और वी सी डी को लिखते हैं हम रो से, इज इक्वल टू में चार्ज डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम। एलसीडी का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, एससीडी का मतलब सरफेस चार्ज, और वीसीडी का मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो तीनों के तीनों डेंसिटीज हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दे आर हेल्पफुल टू सोल्व द न्यूमेरिकल एंड टू सपोर्ट द नेक्स्ट टॉपिक्स कमिंग इन द वे दैट इज लाइक गॉसेस लॉ। वो जो रास्ते में आएंगे उनके बारे में हमें जो भी डिस्कस करना वो इनकी मदद से ही होगा, इसलिए इनके बारे में आपको नॉलेजफुल होना चाहिए, कैसे इसके कारण फोर्स निकालते हैं, या फिर एक कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल या आईआईटी के अंदर जो न्यूमेरिकल आते हैं उसके अंदर इन चीजों को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जिससे आपको क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्या बात करते हैं, इसके बाद थोड़ी सी कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, और वो कौन कौन सी है। जनरली हम क्या बात करते हैं, एरिया वेक्टर को नहीं लेते हैं, आज हम एरिया वेक्टर के बारे में बात करेंगे। एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर होता क्या है कि जनरली एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम बात करें, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, बट किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह माना जा सकता है। अब आपके मन में सवाल यह आ रहा होगा कि सर एरिया को वेक्टर क्वांटिटी के रूप में तो मान लिया, बट उसकी डायरेक्शन को कैसे बताया जाएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया। बिल्कुल सही बात है आपकी कि उसका जो एरिया वेक्टर है और उसको वेक्टर के रूप में कंसीडर कर रहे हैं, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर देगा। यह बात मैंने पहले आपको समझाई थी कि जहां कहीं भी फिजिक्स के अंदर आपको डायरेक्शन दिखानी हो और आपके दिमाग में कुछ ना सूझे, तो एरिया यूनिट वेक्टर के रूप में यूज कर लीजिए, यूनिट वेक्टर का यूज कर लीजिए आप कहीं पे भी। अब क्या होता है कि मैं लिखूंगा कि एरिया जो होता है जनरली स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, area is a scalar quantity, scalar quantity, but in some situation
in some condition we can use area as a vector, एरिया एज ए वेक्टर। पर किसी सिचुएशन के अंदर हम एरिया को किसके रूप में यूज कर सकते हैं, वेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर। एरिया की डायरेक्शन किसके द्वारा दी जाएगी, फिर यूनिट वेक्टर के द्वारा दी जाएगी, अगर उसके रूप में इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, अगर एरिया को वेक्टर के रूप में यूज किया जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन किसके द्वारा दी जाएगी, यूनिट वेक्टर के द्वारा दी जाएगी। अब आपको पहले से ही पता है कि यूनिट वेक्टर एन कैप और इसी को किससे डिनोट करते हैं, आर कैप से डिनोट करते हैं, किसी से डिनोट कर सकते हैं। अगर एन कैप से डिनोट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू होती है। अगर मैं इसको आर के रूप में डिनोट कर रहा हूंगा तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस प्रकार ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बता चुका हूं और फिर से मैंने आपको बता दिया, ऐसे लिखते हैं यूनिट वेक्टर को। अब आप सपोज कीजिए, यहां पे मान लीजिए कि आपके पास कोई इस तरह से कोई आकृति आपको गिवन है। ठीक है, ये आकृति आपको गिवन है। अगर इस आकृति की आप बात करते हो और इस आकृति का आप सपोज कीजिए एरिया की बात करते हैं, इस आकृति की एरिया। अब यहां पे देखिए, हमेशा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इसकी प्रॉपर्टी मैंने बता दिया था, एन की प्रॉपर्टी क्या होती है, आउटवर्ड टू द सरफेस। हमेशा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, देखिए एन को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर, खुद ये वेक्टर है और आउटवर्ड टू द सरफेस होता है। सपोज कीजिए कि मेरा हाथ है, इस हाथ के आउटवर्ड टू द सरफेस होगा एन। अगर कोई कह दे कि ये मेरा हाथ है और इस हाथ का ये सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन बताइए, तो आप किससे बताओगे, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर हमेशा इसके आउटवर्ड में होगा, ऐसे होगा, देखिए मैं दिखा रहा हूं, ऐसे बाहर की तरफ। तो इसी प्रकार इस ट्रायंगल है, जो इस ट्रायंगल के बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी यूनिट वेक्टर। अगर इसका ये डीएस एरिया है, डीएस और इसको डीए से भी डिनोट कर देते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे डीएस से डिनोट कीजिए चाहे डीए से डिनोट कर दीजिए। तो ये हमारा जो डीएस होगा, अब ये वेक्टर क्वांटिटी बन चुका है, दैट इज द डीएस एंड द डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर। और इसी को अगर कहीं आपको ऐसा लिखा मिले कि डीए इज द यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय डीए इंटू यूनिट वेक्टर, इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। डीएस या डीए से जनरली इसको डिनोट किया जाता है फिजिक्स के अंदर वेक्टर को। मैं आपको बता देता हूं, फिजिक्स को इतना सिंप्लीफाइड वे में ले आएंगे कि जीरो लेवल वाला बच्चा और एडवांस लेवल है, सारी बातें एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं। बट एक छोटी सी दिक्कत यह है कि आप जितना थोड़ा सा सपोर्ट करके लाइव तक पहुंचाएंगे, बस लाइव आने के बाद मैं आपको और इससे ज्यादा बातें बता पाऊंगा, क्योंकि आप पूछ भी सकते हो और मैं बता भी सकता हूं। तो उसके लिए आपका सपोर्ट की जरूरत है स्टूडेंट्स, वो सपोर्ट आपका चाहिए। तो इस प्रकार हो गया, एरिया वेक्टर इस प्रकार से काम करता है। एरिया वेक्टर के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी और भी है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए आई थिंक, और वो हमारे पास हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सपोज कीजिए कि ये एरिया है, ये एरिया है, या मेरा एक हाथ ले लीजिए, ये हैंड है और ये कंप्लीट एरिया है। इस एरिया में से कितनी लाइन पास हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया। ये एरिया है और इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये एरिया और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जैसे कि ये यहां पे एंटर करेगी तो ये परपेंडिकुलरली एंटर करेगी, तो यहां पे कोई भी जो एंटर करेगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ऐसे परपेंडिकुलर। तो जितनी लाइन गिवन एरिया में से पास हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं आपके सामने तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, देखिए अगर मैं डेफिनेशन की बात करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड line passing through total number of electric field line
line passing through given area. Provided that area must be perpendicular to electric field lines. Area must be perpendicular to electric field lines. यानी कि कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो हमारा एरिया होगा वो क्या होगा, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो यही बात मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जितनी लाइंस, सपोज कीजिए कि एरिया गिवन है, इसमें से जितनी भी लाइंस पास हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट कंडीशन इज दैट इज द एरिया एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कंडीशन होनी चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमेशा किससे डिनोट किया जाता है, फाई से। फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई हमारे यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। और इसी फाई को हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का, दोनों का क्या होता है। दूसरी डेफिनेशन ये लिखेंगे इसकी, अगर दूसरी डेफिनेशन लिखनी है तो फाई इज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फाई इज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। और एरिया कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए बच्चा लोग। कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। यानी कि किस किस का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट को भी हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, फाई कहते हैं। अब देखिए इसी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि दो डेफिनेशन मैंने बता दी। दूसरी डेफिनेशन क्या कहता है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया परपेंडिकुलर। इन दोनों के प्रोडक्ट को भी हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। आप कहोगे सर आपने दो डेफिनेशन बता दिया, ऐसा कैसे हुआ। तो बच्चा ये जो डेफिनेशन है इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को एक्सप्लेन कर रही है, ये बता रही है इसको फिजिकली कि अगर किसी भी एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है वो हमें पता चल जाए तो वो क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताएगी गिवन एरिया में से। ठीक है, अगर उसको मैथमेटिकली देखना है तो मैथमेटिकली उसका एक्सप्रेशन होता है E मल्टीप्लाई बाय A परपेंडिकुलर। दोनों के प्रोडक्ट को भी हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब कहोगे कि सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए, हमें तब समझ में आएगा। अब सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसको बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको ताकि अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए, अब सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है चलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद यहां पे एक हमने क्या बना दिया, एरिया। सपोज कीजिए ये एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये होगा एरिया। अब ये एरिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल डिनोट कर रहा है, थीटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया इसने, थीटा के बराबर बनाया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये कोई एरिया है ds, टोटल एरिया s है और उसका कोई टुकड़ा ले लिया ds, और वो एंगल थीटा बना रहा है। अब देखिए जो एंगल ये थीटा, देखिए ऐसे प्लेस है, ये ऐसे प्लेस है। अगर यहां पे कोई पॉइंट कंसीडर करता हूं मैं, सपोज कीजिए यहां पे कंसीडर किया, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ एस हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ एस। और यहां से ए से डिनोट कर रहे हैं हम, तो ए से ही डिनोट कर लेते हैं, एस से नहीं करते, मैंने पहले ही बताया था दोनों से डिनोट कर देते हैं, तो एरिया हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया। ठीक है, एरिया हो गया। अब एरिया है उसके परपेंडिकुलर, दैट इज द सरफेस। देखिए स्टूडेंट, ये सरफेस और एरिया ये होगा, ऐसे हो जाएगा। पर ये इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है ऐसे टिल्ट में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, पेन, देखिए पेन तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम कर रहा है। ऐसे मैं दिखा देता हूं, देखिए ये पेन इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये यहां पे जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल थीटा कह देंगे, जो बना रखा है। अब ये क्या हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इसकी तरफ होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये अगर एंगल थीटा है तो दैट इज द ए कोस थीटा। अगर इसका, ये हमारा एरिया जो मेरा हाथ दिखा रहा है, इसका डायरेक्शन हो गई ये किसकी, यूनिट वेक्टर की, क्योंकि आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एन की प्रॉपर्टी आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस का आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस तरफ, और इसका एक कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन। तो ए का इसकी तरफ कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ए कोस थीटा। और यही ए कोस थीटा कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ए परपेंडिकुलर। अगर ए परपेंडिकुलर की वैल्यू यह है तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इंटू ए इंटू कोस थीटा हो जाएगा।
ठीक है, E इंटू ए इंटू कोस थीटा। अब देखिए यहां पे हम बात करते हैं, यानी कि हमारे पास फाई की वैल्यू कितनी आ गई है, दैट इज द फाई इज इक्वल टू में E इंटू ए इंटू कोस थीटा। ठीक है, सो फाई इज इक्वल टू में E डॉट ए, यानी कि किस किस का डॉट प्रोडक्ट है, कोस थीटा हटाते तो क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट आता है स्टूडेंट। अगर कहीं पे थीटा हटाएंगे तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा। मतलब डॉट प्रोडक्ट है ये। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। 11th क्लास में यूनिट नंबर 2 में वेक्टर के बारे में आपने डिस्कस किया होगा, तो उसका मतलब क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, अगर ये एक स्केलर प्रोडक्ट है तो फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट के कारण ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। इस बात को याद रखें क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ्लक्स को या इलेक्ट्रिक फ्लक्स FE से डिनोट कर देते हैं, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वेक्टर क्वांटिटी लिख के आते हैं। जब क्वेश्चन आता है किसी एग्जाम के अंदर, ओलंपियाड के अंदर या कॉम्पिटिटिव या बोर्ड के अंदर आता है तो कहीं पे भी, तो वो क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं, बट फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इस बात को नोट किया जाए, पॉइंट को नोट कर लें आप, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। अब फाई हमारे पास क्या है, फाई इज इक्वल टू में E इंटू ए, ई डॉट ए। अगर कोई कह दे कि इसकी यूनिट बताइए मुझे, इसकी यूनिट क्या होंगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम्ब। ठीक है, अगर किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं पता तो इस फार्मूले से निकाल ले, क्यू इंटू ई। सो ई किसके बराबर होता है, F डिवाइडेड बाय में क्यू। फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम्ब, तो चार्ज पर यूनिट कूलम्ब। एरिया की कितनी हो जाएंगी, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये किसकी यूनिट हो जाएंगी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हो जाएंगी। ठीक है, दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, अब डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें किसका निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा यहां से। ठीक है, यहां से आएगा तो फोर्स का कितना होता है, ml, ये निकालना बहुत जरूरी है भाई, एक नंबर में क्वेश्चन 100% आएगा, ml t-2। और आपको मैं बता दूं नीट के अंदर तो ये क्वेश्चन भी आते हैं 4-4 नंबर में, और बोर्ड के अंदर 1 नंबर में आता है, नीट में 4 नंबर में क्वेश्चन आता है डायमेंशन फॉर्मूला का, इसलिए सीख लीजिए। और चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, AT। 12th क्लास में हो गए, किसी को अभी तक नहीं आ रहा है तो 11th क्लास की हमारे ही चैनल पे जो है वीडियो अपलोड कर दी गई, जो डायमेंशन एनालिसिस के नाम से डायमेंशन फॉर्मूला वहां पे सिखाया गया है कि चार्ज किसके बराबर होता है। किसी को नहीं पता, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी से। क्यू इंटू टी, तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, आई इंटू टी। आई को लिखते हैं ए से और टाइम को लिखते हैं टी से, इस प्रकार से। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला यहां पे आ गया है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला m इंटू एल, ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t-3 इंटू a-1। तो दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट हमें किसका चाहिए, फ्लक्स का चाहिए, और फ्लक्स किसके बराबर होती है, फ्लक्स किसके बराबर है हमारे पास, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू में E इंटू ए। ठीक है, अब E का डायमेंशन फॉर्मूला कितना, ml t-3 a-1 मल्टीप्लाई बाय में एरिया का कितना होगा, L का स्क्वायर। तो ओवरऑल रिजल्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ml और L स्क्वायर तीनों क्या हो जाएगा, L3, और t की पावर कितनी हो जाएगी, -3, और a की पावर कितनी हो जाएगी, -1। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ किसका, फ्लक्स का। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो जाएगा, फ्लक्स का। m का m, L इंटू एल स्क्वायर, L3 बन जाएगा, t की -3 ये रहा, और a-1। तो इस प्रकार ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ जाएगा, फ्लक्स का आ जाएगा। तो ऐसे निकालना आपको आना भी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ये छोटी छोटी चीजें आप छोड़ देते हो कि नहीं हम तो निकाल लेंगे एग्जाम के टाइम या कंपटीशन में, वहां पे गए तो वहां पे 1 ही मिनट तो लगेगी, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, फिर क्वेश्चन आता फिर आपका गलत होता, फिर आप रोते हो बैठ के कि सर ये हमसे इजी सा क्वेश्चन था, हुआ नहीं। क्योंकि छोटी छोटी चीजें आप छोड़ोगे तो वही परेशान करती है, और कोई चीज परेशान नहीं करती। ये सारी बातें आनी चाहिए। अब हमारा कर्तव्य ये बनता है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख ले कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ये पहला न्यूमेरिकल देखिए क्या कहता है, square of a surface of side L meter is in the plane of a paper is placed in uniform electric field। यानी कि पेपर के प्लेन के अंदर एक ये स्क्वायर रखा हुआ है जिसकी साइड उसने पहले से ही L के बराबर बोल दी है, L के बराबर। ठीक है, साइड उसकी किसके बराबर बोल दी, L। ब्लैक से अच्छी तरह से दिखेगा, ब्लैक से लिख देता हूं।
ठीक है, सारी साइड L के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड E वोल्ट पर मीटर एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन, क्या कह रहा, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट एंगल थीटा। अब क्या कह रहा है, यहां पे एक बात को सोचना है आपको, एक बात आप याद रखिए, ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो स्क्वायर जिसकी साइड L है दोनों एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। सपोज कीजिए कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की तरह नहीं दिख रहा है, मेरा हाथ स्क्वायर है, ऐसे है, और इसी डायरेक्शन में ऐसे पेन ये देखिए एंगल थीटा बनाता हुआ, देख लीजिए एंगल थीटा बनाता हुआ जो है निकल रहा है। मैं कॉपी से समझा देता हूं। सपोज कीजिए कि ये कॉपी है हमारे पास, देखिए ये कॉपी हो गई, ठीक है। इस कॉपी में ये स्क्वायर का रेक्टेंगल फॉर्म है बट इसको स्क्वायर मान लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एंगल थीटा बनाता हुआ, देखिए ऐसे एंगल थीटा बनाता हुआ निकल रहा है इस प्लेन के अंदर से एंगल थीटा, दोनों एक ही प्लेन में है, ये बना रखा, देखिए ये दिखा रखा एंगल थीटा बनाता हुआ निकल गया। हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड हॉरिजॉन्टल साइड है स्क्वायर की, उसके साथ एज शोन इन द फिगर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू द सरफेस इन यूनिट ऑफ वोल्ट। अब हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए बच्चा लोग, अगर आपको फार्मूला पता है, फ्लक्स इज इक्वल टू में E इंटू ए इंटू कोस थीटा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम धीरे से करेंगे, बहुत जल्दी से करेंगे, स्पीड से करेंगे इसको क्वेश्चन को। तो फाई क्या हो जाएगा, E ए कोस थीटा, ठीक है। हमें यहां पे क्या चाहिए, कोस थीटा चाहिए। तो हम देखिए इसको कैसे करेंगे 30 सेकंड में। अब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस प्लेन में, इस बोर्ड के प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है तो इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ, उसकी प्रॉपर्टी होती है आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लेन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये बाहर की तरफ, तो दोनों में थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। अब कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 0, तो फ्लक्स कितनी आ गई, 0, तो ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सो ठीक, फिर से समझा देता हूं। इस प्लेन में था, कॉपी के प्लेन में, ऐसे प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है कोई एंगल थीटा बनाता हुआ। तो मैंने आपको पहले से ही बताया था कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ, प्लेन के ऊपर, परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, एन इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो दोनों में एंगल कितना, 90 डिग्री, दोनों में एंगल 90, तो फ्लक्स भी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि कोस 90 क्या है, 0। हो गया क्वेश्चन सोल्व मिनटों के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। ए स्क्वायर ऑफ ए सरफेस साइड L मीटर इज इन द प्लेन ऑफ ए पेपर, पेपर के प्लेन के अंदर है। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, वही बात है प्लेन ऑफ पेपर में पहले की तरह ही, इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर, दोनों प्लेन ऑफ पेपर में है, सेम में। पहले ही मैंने बताया था कि ये प्लेन ऑफ पेपर मान लीजिए, ये प्लेन ऑफ पेपर मान लीजिए, ये पूरा क्या है, एक स्क्वायर मान लीजिए इसको, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऐसे है, ये पेन की तरह ऐसे जा रहा है, देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक ही प्लेन में, अलग अलग प्लेन में नहीं है, ठीक है। अब दोनों एक ही प्लेन में है तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर क्या होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। फिर से दोनों में एंगल कितना बना, 90 डिग्री एंगल बना है, 90 डिग्री एंगल। तो पेपर इज लिमिटेड ओनली टू द लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर सरफेस सीन फिगर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर से फार्मूला पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, दैट इज E इंटू ए इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को फिर से 30 सेकंड में हम टारगेट रखते हैं और 30 सेकंड में सोल्व करते हैं। फ्लक्स का फार्मूला E इंटू ए इंटू कोस थीटा, ये हमारे पास क्या है, ये सरफेस है, देखिए ये सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इस सरफेस का आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दोनों में एंगल कितना, 90 डिग्री। यानी कि हमारे मान लिया y एक्सिस की तरफ क्या है, यूनिट नॉर्मल, x एक्सिस की तरफ कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री, तो फाई कितना, 90 डिग्री है। और कोस 90 की वैल्यू फिर से कितनी, 0, तो फ्लक्स कितनी, 0। इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 0, ये आ गया। और खास बात ये क्वेश्चन भी नीट 2006 के अंदर पूछा गया था, और जो पहले वाला क्वेश्चन है ये आपको जो है दिख जाएगा यहीं पे कहीं पे, ये क्वेश्चन नीट 2010 में आया हुआ था, सॉरी नीट 2010 के अंदर, 2010 के अंदर, 2010 के अंदर, और इससे आगे वाला क्वेश्चन जो बोला है 2006 के अंदर आया हुआ था नीट के अंदर। तो इजी सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, केवल और केवल ये तो मैं समझाने में 30 सेकंड लगा रहा हूं। अगर आपको पहले से ही आता, पढ़ते पढ़ते आप प्लेन ऑफ पेपर बोलोगे तो 10 सेकंड में काम, 10 सेकंड नहीं 3 सेकंड में, 2 सेकंड में। किसी 50 क्यों होगा, क्योंकि 90 है, कोस 90, एंगल 90 पता चलते ही अब क्या कर दो उसको 0, तो कोस थीटा या फाई की बात करेंगे तो 90 वो किसके बराबर हो जाएगा, 0। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं।